तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के लिए। लेकिन आज आखिरी दिन है, ढेर सारे बहुत ज्यादा ट्रिगर, और इन तमाम ट्रिगर्स के बीच में एसजीएक्स निफ्टी 200 अंक कमजोर होता हुआ दिख रहा है। बस ये है बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। अब गैप डाउन ओपनिंग इतनी होगी क्या, होगी तो क्यों, और होने के बाद क्या, आखिरी दिन क्या करें, सीरीज का पहला दिन है और पूरी तैयारी अगले हफ्ते की भी करनी। तो इस सारे एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी दिन है, सीरीज की शुरुआत है और जैसा अनिल जी ने कहा ढेरों चीजों पर हमें बात करनी है। आइए सर, फिर बताएं आज के लिए आपको बड़े ट्रिगर्स कौन से दिख रहे हैं? दीप, ट्रिगर्स के लिए आज से देखेंगे तो ट्रिगर्स दोनों ही तरफ हैं, हमारे अपने भी हैं तो दुनिया भर के बाजारों के भी है। पहले बात करते हैं दुनिया भर के बाजारों के लिए के ट्रिगर्स के हिसाब से, और वहां अगर आप देखेंगे दीप तो बहुत ही शानदार ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में जिस तरह का रिकॉर्ड बना है, जबरदस्त है, एक बार फिर से नए हाइस तक पहुंचे हैं एसएनपी और नेस्डेक, और अगर आप वहां देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा डाउ भी वापस से 34,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा है, एक अच्छा संकेत वहां से भी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और एक ग्लोबल मार्केट इससे बढ़िया आप उम्मीद नहीं कर सकते, और कल जब हम बंद हुए तब हमारी उम्मीद ये थी कि मजबूत ट्रेड वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये तो संकेत बहुत ही बेहतरीन है ग्लोबल मार्केट से आपके लिए। लेकिन हमारे अपने संकेत अगर देखें तो एक तो आप देख लीजिए इस हिसाब से कि एक्शन नतीजों के लिहाज से टाइटन के रहे कमजोर नतीजे। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक के नतीजों पर और रिलायंस के नतीजों पर आज नजर रहने वाली है। अंबुजा सीमेंट और एक्साइड ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। एग्जिट पोल में बंगाल में कांटे की टक्कर है और असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने की संभावना। 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक करने वाले हैं, हो सकता है कुछ बड़े फैसले आते हुए दिखे, इन पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल सर, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है नतीजों के रिएक्शन के हिसाब से, और जो बाकी ये ट्रिगर्स आपने हमें समझाए हैं। पर सर बड़ी बात तो यही है, ग्लोबली सब ठीक ठाक है, अमेरिका में नए रिकॉर्ड्स लगे हैं, तो फिर एसजीएक्स इतना नीचे क्यों है? 150 से 200 पॉइंट्स की गिरावट एसजीएक्स पर किस बात के लिए सर? 3-4 चीजें विस्तार से मैं एक एक करके लूंगा। पहले संकेत नो डाउट कोरोना से रिलेटेड है। दूसरे संकेत नो डाउट मई सीरीज की शुरुआत से लेकर है, या फिर यूं कहें कि अप्रैल सीरीज की समाप्ति को लेकर है। तीसरा संकेत थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट्स हैं, और चौथा संकेत डेटा से है। तो ये 4 चीजें ऐसी, डेटा से मेरा मतलब है एफआईज और एफएनओ के डेटा से। दीप, ये 4 चीजें एक साथ हुई है और उसकी वजह से 200 पॉइंट आपको एसजीएक्स निफ्टी नीचे नजर आ रहा है। इन 4 चीजों में 2 चीजें हैं, 2 चीजें ऐसी है जो हो चुकी हैं, और एक दो चीज ऐसी है जिनके होने का डर है। तो कुछ हो चुका है और कुछ होने का डर है, उसके हिसाब से ये 4 ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर एसजीएक्स निफ्टी 150-200 नीचे दिख रहा है। अब आप चाहें तो एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, इतने सारे ट्रिगर्स हैं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरुआत करूं। बट एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं सर, रोज बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कोई राहत के संकेत नहीं है। 3,86,000 नए मामले सामने आते हुए देखें तो कितनी बड़ी चिंता है इस समय कोरोना की। और आज जो 11 बजे प्रधानमंत्री की बैठक है, क्या वहां पर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है? तो कितनी बड़ी नजर रहेगी इस फैक्टर पर सर? देखिए दीप, बीच में ना जब ये दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, फरवरी तो नहीं, हाँ दिसंबर जनवरी के आसपास, नवंबर के आसपास जब कोरोना के केसेस कम हो गए, तब आपको मालूम है तब भी ऐसा कोई रूल नहीं आया था कि आप आराम से घूमिए फिरिए मिलिए सब दूसरों से, और मास्क मत लगाइए, पार्टी कीजिए, सारे हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाइए। सब लोग कश्मीर से लेके गोवा से लेके मालदीव सब फुल थे, करेक्ट। लोकल देखें तो कोई होटल में जगह नहीं है। तो उस समय भी यही था, जो लोगों ने अपने गार्ड्स लोअर कर लिए कि थोड़े लापरवाह हो गए। तब ऐसा कहीं नहीं था कि आपको मास्क हटा लेना है, नहीं लगाना है, और लोग मास्क लगाते थे तो इस डर से कि पुलिस वाला पकड़ लेगा, 200-500 रुपए ले लेगा, न कि इस वजह से कि कहीं कोरोना आ जाएगा। तो डर उस चीज का था जो छोटी है। अब बाजार को डर उस चीज का है जो छोटी है, उस चीज का नहीं जो बड़ी है। बड़ी क्या है?
बढ़ी है 3,80,000 नए मामले अब तक के हाईएस्ट। ये बड़ा आंकड़ा है, लेकिन बाजार इससे डर नहीं रहा। बाजार किससे डर रहा है? फिर आज क्यों एसजीएक्स नीचे है? बाजार इस वजह से नीचे कि 11 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक लेंगे तो क्या बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या कोई लॉकडाउन पूरे देश भर में लगा सकते हैं? पिछले साल जो किया, क्या उसी तरह का एक वापस से सिक्वल आ सकता है? ये डर है। और जैसे ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं आज, और उसके बाद से एसजीएक्स निफ्टी जोर से गिरना शुरू हुआ है। तो पॉइंट ये है कि लोगों को इस बात का डर नहीं कि कोरोना, मार्केट के लिए बोल रहा हूं, लोगों की बात नहीं कर रहा, मार्केट के लिए कर रहा हूं। मार्केट को इस बात का डर नहीं कि हर रोज आपके लिए आंकड़े बढ़कर आ रहे हैं, नया रिकॉर्ड बन रहा है जो कभी आप देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री कुछ कड़े कदम उठाएंगे तो, कुछ प्रतिबंध लगाएंगे तो, कुछ लॉकडाउन जैसी बातें कहेंगे तो उस चीज का डर बाजार को ज्यादा है। तो पहली चीज ये, अब किस चीज से किसको डरना है? जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले, उससे हमको अपनी हेल्थ को लेकर डरना है। और बाजार को अगर किसी तरह के इसके ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको यह डर लगेगा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती दिखेगी। और दूसरी बात एक साफ है दीप के, एक एक करके सब राज्य अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाकर, कोई पहले तो कोई बाद में, वो सारे लॉकडाउन वाले मामले कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन के एक्सटेंशन की शुरुआत कर दी है, बाकी राज्य भी करेंगे। तो आज 11 बजे जो प्रधानमंत्री जी की बैठक है मंत्रिपरिषद के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ, देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। तो पहला एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी का जो कारण है वो ये है जो मैंने आपके सामने विस्तार से रखा है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये कोरोना के बड़े मामले हैं, वहां से थोड़ी चिंता जरूर है, और साथ ही आज प्रधानमंत्री की जो बैठक है वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। अच्छा सर, एक थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी बात करते हैं, क्योंकि फाइनली स्टेट इलेक्शंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है, और स्पेशली बंगाल के इलेक्शंस जहां पर नजर बनी हुई थी, बीजेपी और टीएमसी की तो कांटे की टक्कर होती हुई दिख रही है जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है। कैसे देखें इस डेवलपमेंट को? दी, मेरे हिसाब से ना, राज्यों के चुनाव और स्पेशली ये 5 राज्यों के चुनाव मार्केट के लिए कोई मायने रखते ही नहीं है, कोई मायने रखते ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बने या ना बने? कोई खास फर्क पड़ता है? एक राज्य है। लेकिन अब आप इसमें वही वाली बात है, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी देखें। अगर हाफ ग्लास एम्प्टी देखेंगे तो आप कहें अरे बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन फिर कभी, आज से पहले तो कभी बीजेपी वहां टक्कर में ही नहीं थी। पिछले राज्यों की जो पिछले चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, तब से अगर आप अभी देखेंगे तो बीजेपी की परफॉर्मेंस रिमार्केबल है। इवन आप लोकसभा चुनाव से देखेंगे तब भी अच्छी है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बाद तो बीजेपी, सपोज सरकार बनती है अलग बात है, नहीं भी बनती है तब भी बीजेपी भी और टीएमसी भी ये मान के चलेगी इस बार नहीं तो अगले चुनाव में तो वो पक्का बनाएंगे, उस तरह की सिचुएशन है। तो एक राज्य के चुनाव का बहुत असर पड़ता हो, कोई खास बात नहीं। केरल और पुदुचेरी बहुत छोटे राज्य हैं, फर्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु, उसका नेशनल पॉलिटिक्स में एक लिमिटेड इंपैक्ट है, और वहां पर किसी को उम्मीद भी नहीं कि कोई खास बदलाव, 2 ही पार्टियां हैं, उन्हीं को आपस में करना है। वहां पर नेशनल पार्टियों के लिए कोई जगह बची नहीं, ना कांग्रेस के लिए बची है ना बीजेपी के लिए। बीजेपी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो उससे मार्केट पर असर नहीं पड़ता। असम जहां बीजेपी के पास है, वापस से बीजेपी पे आ रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है। और दूसरी बात है कि वैसे भी आंकड़े कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा जीत टीएमसी की या बीजेपी की हो सकती है। हो सकता है बहुत कांटे की टक्कर हो सकता है बीजेपी बना भी ले, और हो सकता है ये भी कि टीएमसी फिर से छोटे मोटे बहुमत के साथ बनाने की कोशिश करे। तो बंगाल के चुनाव का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता उससे बहुत परेशान होने की बाजार को जरूरत है। और अगर होता है तो एक लिमिटेड 75-100 पॉइंट का निफ्टी पर जो इंपैक्ट आता है, 150 पॉइंट का आता है, तो वो खरीदने का मौका है। तो राज्यों के विधानसभा चुनावों को उतना ही वजन दीजिए जितना वो जिसके वो लायक हैं, जितना उन्हें मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो बिना बात मतलब ना, वो कई लोगों का ऐसा होता है ना सिंपल के, जिंदगी में स्ट्रेस ना हो और सर पे 4-5 चीजों का बोझ ना हो सोचने के लिए, तो ऐसा लगता है मतलब मैं बहुत खाली सा बैठा हूं। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सोचना है, जिन्हें बोझ रखना है कि अरे 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, अरे कुछ नहीं, आने दो नतीजे। तो इसलिए भले आज एसजीएक्स निफ्टी में हल्का हो सकता है उसका इंपैक्ट हो कि, और उसमें भी अगर आप एग्जिट पोल में देखेंगे तो ज्यादातर एग्जिट पोल तो बीजेपी को ही आगे दिखा रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है दीप, उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट है। कोई मतलब आप सोमवार के बाद भूल भी जाएंगे कि राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। बस सिंपल, जो कुछ होना है सोमवार को शुरुआती आधे पौन घंटे 1 घंटे में हो जाना है, जो इंपैक्ट आना है। और मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई असर इन राज्यों के चुनाव का हमारे बाजारों पर पड़ना चाहिए। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर
कोई बंगाल में, असम में, एक आध जगह और अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस कोई बहुत ही रिमार्केबल आ जाए, तगड़ी आ जाए, तो बाजार को खुश जरूर कर सकती है। बाजार को मूड बिगाड़ने के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जी दीप, मैं इस साइड में, इसको लेकर मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में ज्यादा हूं बजाय नेगेटिव के। जी चलिए ठीक है, तो फिर इलेक्शन से कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मूड माहौल इतना नहीं बिगड़ना चाहिए। अच्छा सर, मे सीरीज की शुरुआत है और जैसा कि आशीष भी कह रहे थे, यूजुअली मार्केट का मानना होता है सेल इन में गो अवे, बट डेटा क्या कह रहा है इसके बारे में? और एक्सपायरी से पहले 4 दिन में जब हमने निफ्टी पर 550 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी पर 2000 पॉइंट्स की रैली देखी है, उससे क्या समझें? तो दीप, जो लोग है ना, वो जो कहते सेल इन में गो अवे, और उसमें जो बेच के चले जाते हैं, तो जो समझदार लोग हैं जो नहीं जाते छुट्टी पर काम करते हैं, तो वो खरीद लेते हैं। कम से कम डेटा तो यही कह रहे हैं। मैं पिछले 10 साल के डेटा के बजाय दीप है ना, मैं 7 साल के डेटा पे जाऊंगा, 2013 से लेकर 2020। ठीक है, 2013 के डेटा से क्यों जा रहा हूं वो भी बता दूं। 2014 में इलेक्शन हुआ था जब मोदी जी पीएम बने थे, हाँ, पहली बार वाले में। तब लगभग सितंबर के आसपास से ये घोषणा हुई थी कि एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उसके शुरुआती संकेत 2-3 महीने पहले से आने लगे, इसलिए ये मई का महीना उस लिहाज से थोड़ा सा रिलेवेंट है। और वही इसलिए मैंने 2013 मई, अगस्त, जून, जुलाई से ये संकेत आने लगे थे, इलेक्शन के को मार्केट डिस्काउंट करना शुरू किया था। उसके पहले के 3 साल 2010, 11, 12 मई की सीरीज नेगेटिव रही, और तब ये जो कहावत चलती थी कि सेल इन में गो अवे, वो सही होता था, और वो आमतौर पर ग्लोबल मार्केट्स के लिए सही भी होता था। लेकिन 2013 से 2020 देखिए दीप, एक भी सीरीज, नॉट अ सिंगल सीरीज मई की नेगेटिव बंद हुई हो। पिछले 7-8 सालों में लगातार मई की सीरीज में बाजार ऊपर बंद हो रहे हैं, और बंद होने के ऊपर की रेंज आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। 0.5% मिनिमम ऊपर बंद हुए और 8% मैक्सिमम। तो जो मैं बेसिकली देख रहा हूं, मई सीरीज में 3% के आसपास, 3 से 4% की बढ़त आमतौर पर मिलती है। और आपको देखिए, अप्रैल की सीरीज में भी हमने कहा था कि अप्रैल की सीरीज में 2 से 3% की मजबूती आएगी। अप्रैल की सीरीज में एग्जैक्टली निफ्टी 388, 400 पॉइंट बढ़ा है। 400 पॉइंट मतलब आप समझ लीजिए करीबन 2.5%। तो जितना अंदाज अप्रैल की सीरीज में हमने लगाया था कि इतनी बढ़त हो सकती 3% के आसपास की, 2.5% की बढ़त आपके लिए निफ्टी में आई है। तो मई की सीरीज में पहली चीज तो इस लिहाज से आपको डरना घबराना है कि मई में बेच देना है और चले जाना है, और जाएंगे तो भी जाएंगे कहां? अभी तो स्टे होम स्टे सेफ वाला मामला है, तो बेच के कहां जाएंगे? घर में ही रहना है। तो इसलिए बेहतर है बेचना नहीं है, मौका ये ढूंढना है कि और खरीदारी का चांस कब और कहां मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आज के ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं, क्यों एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, उसमें एक ट्रिगर मई की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये दीप कि आप देखिए, जो कुछ भी पिछले 4 दिनों में तेजी बनी है, उस तेजी में अप्रैल सीरीज के अंत का बड़ा योगदान था, और काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, और वो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है खत्म। तो जाहिर सी बात है, अब शॉर्ट कवरिंग खत्म हो चुकी, तो अब आपको आज से फ्रेश खरीदारी, नए फ्लोज पर डिपेंड होना है। तो जो डेटा के दम पर डिमांड सप्लाई मैच मिसमैच जो वायदा कारोबार के आंकड़ों में और पोजीशन में होता है, वो तो आपके लिए निकल गया। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि भाई ठीक है, अब खरीदारी और आगे किस तरह की मिलती है, नहीं मिलती है। 1-2 इंटरेस्टिंग डेटा आपको मैं सीरीज के बताना चाहता हूं। मैं सीरीज काफी हल्के नोट पर शुरू हो रही। कैसे? निफ्टी में रोल ओवर महज 66% के हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 66%, जबकि पिछली सीरीज में ये 82% के थे। तो बहुत कम निफ्टी में रोल ओवर्स हुए हैं कंपेरेटिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट भी निफ्टी का 95 लाख शेयरों से देखेंगे तो घटकर लगभग 89 लाख शेयर, 89 लाख शेयर्स के आसपास आया। तो रोल ओवर्स कम हुए। अब आइए बैंक निफ्टी। पिछली सीरीज में रोल ओवर हुए थे 88% और इस बार हुए 65%। तो जो रिकवरी आई है, इस रिकवरी में काफी समझदार ट्रेडर्स ने और फंड्स ने रोल ओवर अपने कम कर लिए कि 15,000 की निफ्टी पर और 34,000 की बैंक निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर करना या शॉर्ट भी रोल ओवर करना ज्यादा समझदारी नहीं। तो एक अच्छी बात यह है कि ये सीरीज हल्की चल रही है आगे के लिहाज से। लेकिन इसी के साथ में एक नेगेटिव बात और है जो मैं फ्लोज में आपको बताऊंगा, जो भी इस सीरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एफआईडीआईज के फ्लोज के लिहाज से भी। तो मई सीरीज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1, सीरीज हल्के नोट पर शुरू हो रही है। 2, अब तक
2013 से 2020 तक एक भी सीरीज नेगेटिव नहीं हुई। तो वायदा कारोबार के लिहाज से आप देखेंगे मैं सीरीज का आउटलुक, तो आउटलुक पॉजिटिव है, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। क्लियर है सर। तो वैसे तो ज्यादातर क्यूज मे सीरीज के लिए पॉजिटिव हैं, बट एक दो फैक्टर्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है। सर रेंज को लेकर भी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, पर उससे पहले आज के लिए जो संकेत हैं वो भी समझा दीजिए। नई सीरीज किन संकेतों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी? आज के संकेतों से पहले दीप, मेरे पास अभी 2 संकेत अभी तक मेरे खत्म नहीं हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। पहला ये कि जो फ्लोज वाले मैं अभी समझा देता हूं, अभी बता देता हूं, जिसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। पहला ये कि एफआईज की लॉन्ग पोजीशन दीप है ना, इस सीरीज की हम जो शुरुआत कर रहे हैं मई की, वो 78% पर कर रहे हैं, 78%। आप दंग रह जाएंगे। ये 2020 और 2021 के आंकड़े देखेंगे तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन किसी सीरीज के पहले दिन हाईएस्ट एवर है। 3 बार ऐसा हुआ है, 75 से 77%, 75%, 76%, 77%, ये 2-3 बार एफआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशन सीरीज की रखी है। लेकिन 78% ये अब तक की हाईएस्ट, और ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। क्यों है मैं बताता हूं। आप एक तरफ से तो कह सकते हैं अरे वाह एफआईज 78% लॉन्ग पे जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, एफआईज बहुत खरीद रहे हैं। जी नहीं, 80% प्लस और उसके आसपास आते ही एफआईज अपनी लॉन्ग पोजीशन को और नहीं बढ़ाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वहां से वो हल्का फुल्का कम करना शुरू करते हैं। और आज भी आप इंडेक्स पे देखेंगे, इंडेक्स पे नेट शॉर्ट एफआईज के 11% ही है। नेट शॉर्ट 11% होना बहुत कम है और नेट लॉन्ग 38% होना बहुत ज्यादा है। तो एक डर है आज मुझे। और आपको अगर याद हो, मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं, अप्रैल की सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी तब हमने कहा कि एफआईज ने बहुत हल्के नोट पर शुरुआत की है, 50% के आसपास ये उन्होंने ओपन इंटरेस्ट 62% रखा है और यहां से उनकी खरीदारी आएगी, बिकवाली नहीं आएगी। ठीक रिवर्स है, मई की सीरीज में 78% बहुत ज्यादा है। तो एक बार एफआईज की तरफ से थोड़ी पोजीशन, ट्रेडर्स हल्के होकर गए हैं, ओवरऑल पोजीशन हल्की है, लेकिन एफआईज ने जितना लेना चाहिए, जितना ले सकते हैं उतना लॉन्ग भर दिया। तो एक बार थोड़ा सा एफआईज की तरफ से पोजीशन हल्के होने का संकेत सीरीज की शुरुआत में आ सकता है। तो ये नेगेटिव है। बाकी कैश जो डेटा है फ्लोज के, मैं यही आपको बता दूं ताकि हमें फिर से रिपीट करना ना पड़े। कोई खास बड़ा रुझान कल के डेटा से इसलिए मैं नहीं निकालना चाहता, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है। वैसे एफआईज के आंकड़े आपको अच्छे ही नजर आएंगे। 800 करोड़ की कैश में खरीदारी है, साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। इंडेक्स में बिकवाली है तो सिर्फ 650 करोड़ की, तो वो डेटा मिले जुले हैं। और घरेलू फंड ने 942 करोड़ का बेचा है, वो हल्के से नेगेटिव साइड पर डेटा है। तो एक ये बड़ा डेटा है जो आपके लिए। अब आपके संकेतों पर आता हूं, और उस संकेतों में आने के पहले आज के ट्रिगर्स में एक और ट्रिगर्स जिसकी वजह से बाजार बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है, वो है ग्लोबल मार्केट्स के। अब आप अमेरिका को देखेंगे तो नेस्डेक और एसएनपी दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो फिर क्यों ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों में कोई समस्या है? एशिया देखिए, अमेरिका की इस तेजी पर एशिया का रिएक्शन नहीं है। और हांगकांग के बाजार लगभग 1.25% नीचे मैंने लास्ट देखे थे तब उस वक्त नजर आए थे। और बाकी एशियाई बाजारों में थोड़ी कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर सुस्ती में कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए हांगकांग 1.5% है, निक्केई 0.5%, शंघाई 0.5%। तो अमेरिकी बाजारों के संकेत खाली हमारे अकेले के लिए तो है नहीं, वो तो सबके लिए है। तो एशियाई बाजारों का रिएक्शन जो थोड़ा नेगेटिव है, वो एसजीएक्स निफ्टी की कमजोरी में आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो मेरे सारे ट्रिगर्स पूरे हो चुके हैं जिनकी वजह से बाजार एसजीएक्स निफ्टी पर आज 250 अंक कमजोर खुलने के संकेत दे रहा। अब आइए बाकी ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो ग्लोबल संकेत आप पॉजिटिव को न्यूट्रल कर लें। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर ही बने हुए हैं, घरेलू फंड्स के संकेत आप नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव। ये सारे आज के ट्रिगर्स। दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण, आज किस तरह का एक्शन है और इस सीरीज के लिए आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। सर दिन के लिए जो बड़े लेवल्स हैं ये भी बताएं। और जो मेरा सवाल था यहाँ पर वो 15,000 के लेवल को लेकर था निफ्टी पर, क्योंकि ये 15,000 15,050 एक रेजिस्टेंस रहा है। कल इंट्राडे में हमने टच किया, बट ऑफकोर्स एक्सपायरी थी तो थोड़ा नीचे बंद हुए। कैसे देखें इस 15,000 के लेवल को निफ्टी के लिए भी? 14,900 15,100 कल हम बात कर रहे थे, ये सप्लाई जोन है। फ्रेश तेजी, बड़ी तेजी तब होगी जब आप 15,050 15,100 को पार करके टिके हैं और बंद हो। तो ये सप्लाई जोन है। अनफॉर्चुनेटली काफी लंबे समय से हमने 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग देखी नहीं है। मुझे याद है पिछली बार हम 14,883 84 से घूमकर 14,150 तक गए थे। इस बार थोड़ा सा ऊपर और आए, 15,050 के आसपास तक पहुंचे। लेकिन जो क्लोजिंग के लिहाज से सप्लाई जोन है वो 14,900 के ऊपर का है। तो मेरे हिसाब से 15,000 के ऊपर क्लोज होना बाजार के लिए बहुत जरूरी है। और
अगर 15,000 के ऊपर बाजार क्लोज नहीं होते हैं तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। इस सप्लाई जोन में हम अटकेंगे और वो होता हुआ दिख भी रहा है। तो ये लेवल ऐसे हैं जहां पर हल्की सी रिस्क है खरीदारी करने के लिए। 5 दिनों में आप देखिए, 6 दिनों में आपने निफ्टी में करीबन कितना 900 पॉइंट की दौड़ लगा ली है निचले स्तरों से। 14,150 से 15,050 कम नहीं है। बैंक निफ्टी में आपने 30,000 से 29,875 कुछ देखा था, 29,800 ऐसा कुछ था, 30,000 मान लो राउंड फिगर में, 30,000 से 34,300 आए, 34 मान लो, 4,000 पॉइंट नॉन स्टॉप भागे। तो इसलिए दौड़ काफी हुई है। एक हल्का फुल्का करेक्शन बनता है जो 3-4 कारण आज एक साथ आ गए उसकी वजह से हो रहा है, और उसमें डरना घबराना भी नहीं दीप। ये करेक्शन जो आ रहा है रेंज के हायर एंड को रेस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, वापस मौका बनेगा खरीदारी करने का। और वो मौका कहां बनेगा मैं बता देता हूं अभी आपको। 14,750 14,825 आज दिन का सपोर्ट जोन है, इसके आसपास हम कहीं खुलने चाहिए। लेकिन असली मौका जो बनेगा खरीदारी का वो है 14,650 से 14,700 में। आज सीरीज का पहला दिन, प्रीमियम तो है ही है निफ्टी फ्यूचर्स में, प्रीमियम में करीबन 37 पॉइंट की, तो 14,750 के आसपास आप खुल रहे हैं। 37 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दें तो आप 14,700 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप वहां पर खुलते हैं तो फिर वहां से आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। खरीदना है 14,650 14,700 की रेंज में खरीदना है, एक चांस लेना है। बस रिस्क एक ये कि 11 बजे पीएम क्या कुछ कहते हैं वो देख लीजिए, उसके बाद आप खरीद लीजिए। तो 14,650 14,700 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 14,975 15,050 रुकावट का लेवल है। 15,100 15,150 अब तो सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां पर हम पहुंचेंगे भी, आज तो नहीं कम से कम। बैंक निफ्टी 33,000 33,300 हल्का सपोर्ट जोन है, इसके आसपास कहीं हम खुलने चाहिए। इसके नीचे जो बढ़िया खरीदारी की रेंज बनती है दीप वो 32,725 32,850। और मैं ये कहूंगा कि भले ही बैंक निफ्टी ज्यादा उछल कूद करता है, गिरने में भी ज्यादा आगे रहता है, लेकिन मुझे लगता है 32,725 32,850 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है वहां एक चांस खरीदारी का जरूर लेना चाहिए। तो ये बड़े जोन है आपके लिए जिस पर आपको रखनी है नजर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं बाजार के लिए। बड़ी रेंज जो है, दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर आज? दिन के लिए देखिए, जो रेंज मैंने दी है निफ्टी की 14,825 14,975, अब उसके तो काफी नीचे खुल रहे हैं। मीडियम रेंज पे खुल रहे हैं 14,750 15,050, ये मीडियम रेंज है। 14,650 और 15,100 दिन की बड़ी रेंज है। तो अब तो आपके लिए बीच वाली और बड़ी रेंज ही रहेगी, छोटी वाली का तो सपोर्ट पहले से उसके नीचे खुल रहा है। बैंक निफ्टी 33,325 33,975 दिन की छोटी रेंज है। 32,850 34,250 32,725 34,500 ये आज के लेवल्स। एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 66 से 78% हुई है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पुट कॉल रेशियो 1:43 पर कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। सीरीज के शुरुआत में 1:43 का पुट कॉल रेशियो, रोल ओवर्स कम हुए हैं, आपको बता ही दिया है। विक्स 3% बढ़कर आया, कोई खास बदलाव वाली बात है नहीं। अब आइए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 14,800 का, जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। इंट्राडे में तो क्लोजिंग बेसिस पे आप 14,800 का आप फॉलो कर लेंगे। इंट्राडे में नीचे खुल रहे हैं, 14,800 के नीचे बंद होता है बाजार तो थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए आपको। हल्का मतलब शॉर्ट करने वाली बात नहीं, हल्का होने की बात है। बैंक निफ्टी 33,300 ये कल का लो है, और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो डे ट्रेडर्स को निकल जाना चाहिए। 32,700 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर रखना चाहते हैं, आप कहेंगे 1,000 पॉइंट नीचे का है, मैं कहूंगा हाँ 1,000 पॉइंट नीचे का, ये क्या करें, आ ही नहीं रहा स्टॉप लॉस उसके ऊपर, बहुत दूर है 1,000 पॉइंट नीचे का। 32,700 के नीचे ही वापस बैंक निफ्टी खराब होने का पहले संकेत देगा। जब तक 32,700 के नीचे नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी मजबूत ही है, खराब है ही नहीं, ये मान के चलिए। तो इसलिए अगर आपको फिर भी रिस्क कम रखनी है तो फिर आप क्लोजिंग बेसिस पे भी 33,300 का रख ले। देखिए, स्टॉप लॉस जो निकल कर आएंगे डेटा में वो अपनी जगह है, और आपकी रिस्क लेने की ताकत अपनी जगह है। तो आप सिर्फ बुकिश नहीं हो सकते हैं। अगर आपकी मार्क टू मार्केट लॉस भरने की ताकत ही नहीं है 32,000 पॉइंट की, तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है। फिर ठीक है भाई, जो आपका लेवल है उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, सिंपल। बट डेटा के लिहाज से ये स्टॉप लॉस है। और अगर आप शॉर्ट हैं तो आज आपके लिए अनएक्सपेक्टेड छप्पर फाड़ के रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं कि सीरीज के पहले दिन इतना गिर जाएंगे। हमको भी लग रहा था कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि आप इतना कमजोरी के साथ इंडेक्स को एक साथ खुलते हुए देखेंगे। ये तो अंदाजा नहीं था, ईमानदारी से नहीं था। तो 15,050 अब कल के हाइस पर आप स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और 34,000 बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आपकी
पोजीशंस का सवाल, जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का आपका सवाल है, नई पोजीशंस फिर कैसे बनाए सर? गैप डाउन होने वाले हैं, क्या सलाह देंगे? नई पोजीशन के लिए दीप देखिए खरीदारी करनी है 14,650 14,700 की रेंज में। चाहें तो इसको एक्सटेंड करके 14,750 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 14,750 से ही सोचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए बढ़िया रेंज जहां पे मुझे कंफर्ट है, मैं कंफर्ट और 200 पॉइंट मिलता है तो कितना 14,900 पे बंद हो गया, मिल सकता है ना 14,700, वहां पर खरीदना है, वहां रुकना नहीं है। एक चांस तो लेना ही चाहिए दीप 14,650 14,700। अब आप एक चीज समझिए क्या है, 1000 पॉइंट आप, हाँ 1000 नहीं 900 पॉइंट आप नॉन स्टॉप बढ़े निफ्टी पे, है ना, 14,150 से 15,050, तो 300 पॉइंट तो घट ही सकता है ना। तो 300 पॉइंट 15,050 से आप 300 पॉइंट घटेंगे तो कितना हो गया 14,750, करेक्ट, ठीक है। तो अब इसके आसपास 14,650 14,750 की रेंज में लेना बनता है, बेचना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 150 पॉइंट का करेक्शन कल आपने ऊपर से गंवा दिया, और 200-250 पॉइंट का, अगर 200 पॉइंट का आज कर लेते हैं, 350 पॉइंट का करेक्शन हेल्दी हो गया एक ही दिन में, कल और आज में ही। तो अब यहां पर लेना है, बहुत गैप से नीचे खुलेगा तो वहां बेचना नहीं है, लेना है। और लेने की जगह सबसे बढ़िया है 14,650 14,700 की। स्टॉप लॉस लगाना है 14,550 का, 14,775 14,825 875 और 900। छोटे छोटे टारगेट ही रखे मैंने आज के लिए, ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें। 14,975 15,050 की रेंज अगर मिलती तो वहां पर जरूर बेचना चाहिए। अब तो वो ख्वाब ही रह जाएगा, आज तो नहीं मिलेगा। 15,150 का स्टॉप लॉस है, 14,925 14,900 875 775 और 750। अगर इस रेंज में निफ्टी आता है तो जरूर बेचेगा ऊपर की तरफ, लेकिन नहीं आता है और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए बेचना है। सीधा कल का हाई 15,050 का स्टॉप लॉस लगाकर एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट कर दें 14,825 775 750 700 और 650 तक के टारगेट के लिए। तो 650 के आसपास मुझे लगता है शॉर्ट कवर भी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है, मुझे जो लगता है 14,550 14,650 यहां पर बाजार कहीं न कहीं करेक्शन पूरा कर लेगा, चाहे वो आज पूरा करे चाहे सोमवार को पूरा करे राज्यों के नतीजे देखने के बाद। लेकिन इस रेंज में रुक जाना चाहिए, जितना आप भागे उसका आधा वापस खाली कर देंगे 1.5 दिन में और वहां से आप वापस बढ़ेंगे। तो इन बहुत बड़े गैप से खुलने के बाद आपको बेचना नहीं है, नीचे में खरीदना है। मैं बहुत साफ साफ अंडरलाइन बोल्ड लेटर में करके बोल रहा हूं, बहुत बड़े गैप से। और जो बढ़िया सपोर्ट लेवल है जहां करेक्शन पूरा करना चाहिए 15,050 का हाई बनाकर, वो 14,550 से 14,650 की रेंज है। और इस रेंज में आए तो बिल्कुल डरना मत, ले लीजिएगा, सिंपल। अब आइए बैंक निफ्टी हमने बेचने की बात कर दी, अब बैंक निफ्टी बता देता हूं दीप मैं आपको। अच्छा, एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनके लिए भी बताई दी। बैंक निफ्टी खरीदना है 32,725 32,850, इस रेंज में जरूर खरीदना है दीप। एक चांस लेना चाहिए, होगा स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हो जाने दीजिए। अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो कभी आप कमा नहीं पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया रेंज है जहां लेना चाहिए। 32,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 32,975 33,175 33,300, ये तीसरा वाला जो है इसको इसमें एक 3 खा गए हम, तो 33,300 कर दीजिए इसको। और 33,500 33,625 और 33,700 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। 3300 नहीं 33,300 है, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए खरीदारी करें। अब अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वैसे हिम्मत तो नहीं होती है, तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अलग बात है 33,000 के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से इंतजार करिए। क्या है वो आपकी रेंज में आए ना तभी मिसाइल दागिए, तो निशाना लगने के पूरे चांस है। तो भले 1000 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन इंतजार कीजिए, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो आपका क्या गया। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब 34,275 34,500 की रेंज में मैंने सोचा था कि अगर वहां फिर से पहुंचेगा तो शॉर्ट करने की सोचेंगे, अब तो वो ख्वाब ही है। 34,650 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ये सारे 34,175 34,000 33,850 725 625 500 ये सारे ये एकेडमिक हो गए। अब जो शॉर्ट करने की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, और आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस सीधा 34,000 का। 34,000 का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी बेच दीजिए। नीचे की तरफ जो आपके टारगेट्स बनेंगे 33,500 33,325 33,175 33,000 32,850 से लेकर 32,725 की रेंज की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। तो ये है आपके लिए दीप खरीदारी और बिकवाली के लेवल सारे के सारे। मेरा काम सुबह का कंप्लीट।
बिल्कुल सर, और डेटा का विश्लेषण आपने करा है, काफ़ी सारे लेवल्स निकाल कर आए हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है, रिस्क टेकिंग के हिसाब से आप लेवल्स निकालें। आइए सर, फिर जान लेते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स पर हमें आज नज़र डालनी है। वरिंदर बंसल भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए, पर उससे पहले कुशल, मानसी और आशीष तैयार हैं आज के शेयर्स और स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आज उस पर नजर रखना है, जिसमें कैनफिन होम्स शामिल है, येस बैंक, अजंता फार्मा, एस्टेक लाइफ साइंस, इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन होटल्स, ये दोनों जो कंपनियां हैं ये नतीजों के साथ साथ पूंजी निवेश, इनफैक्ट पूंजी जुटाने पर जो है वो विचार करने वाली है। प्रभात डेयरी बीएससी और एनएससी से आज से डीलिस्ट होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट ये आज से एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होंगे और जो बचे हुए शेयर्स हैं उनका एग्जिट प्राइस 101 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और अगले 1 साल तक जो है आप टेंडर इसको कर पाएंगे। कुछ लॉट साइज में भी बदलाव हुए हैं। इनफैक्ट जो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जुलाई सीरीज की जो लॉट साइज है उसमें निफ्टी को लेकर 75 से उनका जो लॉट साइज है वो 50 कर दिया गया है। बैंक निफ्टी अनचेंज्ड है और 40 शेयरों के लॉट साइज जो है 50% तक कम हुए हैं। साथ ही सिग्निटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर तिमाही आधार पर जो पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो स्टेबल साइड पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की जो मार्जिन है वो 13% पर अनचेंज्ड रही है। हालांकि जो मुनाफा है वो करीब 6% गिरकर करीब 25 करोड़ पर आया है। कंपनी ने 2.5 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। जो नतीजे आए हैं, जो ब्याज से आए हैं करीब 4% बढ़कर 441 करोड़ पर रही है। हालांकि जो प्रोविजनिंग है कंपनी की वो तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर दोनों पे ही 23 से 25% की गिरावट रही है। मुनाफे में 162% का उछाल देखा गया है, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो अन्य आय है वो 73 करोड़ से बढ़कर 178 करोड़ होती हुई दिखी है और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है जीएनपीए वो 2.27% से बढ़कर 3.73% हुई है। और जय भारत मारुति अंत में यहाँ पर नंबर्स दमदार आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 9.5% से बढ़कर करीब 11% आई है और कंपनी का मुनाफा भी 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ यानी कि डबल होता हुआ दिखा। और कंपनी ने जो बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने वाले थे वहाँ पर उनका फैसला आ गया। 1:1 पर कंपनी जो है बोनस देगी और इसके अलावा कंपनी ने 1.25 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो जय भारत मारुति स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स, नतीजों के दम पर जो रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ शेयर्स मानसी के पास भी हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एप्टेक से शुरुआत करेंगे। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखी है, जहां पर करीब 1.5 करोड़ का नुकसान दिख रही थी। 11 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी के पास है। कंपनी की आय 29 करोड़ पर बिल्कुल फ्लैट रही है और एबिटा मार्जिन 32.2% रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस करीब 38% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। 2 रुपये 25 पैसे के अंतरिम डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की है। साथ ही मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने चेयरमैन और डायरेक्टर पद से इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस्तीफा दे दिया है। अब ये चीफ मेंटोर के तौर पर एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी को देंगे। इसके अलावा टाटा कॉफी कंपनी के मजबूत नतीजे हैं। कंपनी की अन्य आय जो है 7 करोड़ से 21 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। मुनाफे में 330 करोड़ का इजाफा दिखा है। आय 14% बढ़ी और मार्जिन 14.9% से 16% पर जाते हुए दिखे हैं। 1 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। पर्सिस्टेंट सिस्टम स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स। मुनाफे में करीब 14% की बढ़त है। डॉलर रेवेन्यू 4.5% बढ़ी है। मार्जिन 12.7% से 13.1% पर रहे हैं और आय में 3.5% की बढ़त है। 6 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज कमजोर नतीजे हैं। कंपनी का मुनाफा 36% गिरा है। डॉलर रेवेन्यू 2% टूटी है। रेवेन्यूज में 6.2% की गिरावट है और साथ ही मार्जिन 15.2% से 14% पर जाते दिखे हैं। डालमिया भारत मजबूत नतीजे हैं कंपनी के। यहाँ पर कंपनी की आय 32% बढ़ी है। मार्जिन 19.7% से 23.7%। वहीं मुनाफा जो है ये 26 करोड़ से 627 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है और 1 रुपये 33 पैसे का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने घोषित किया है। कुछ बल्क डील्स हैं। आईडीएफसी लिमिटेड प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी ने 1 करोड़ शेयर्स 50 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। वहीं म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने करीब 22,44,000 शेयर्स 23 रुपये 10 पैसे के दाम पर बेचे हैं।
ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ फंड एक्शन और कुछ और नतीजे। आइए देखते हैं नतीजों पर ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एचयूएल यहाँ पर सभी ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है और सबका मानना ये है कि आगे जाकर मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मार्केट शेयर में भी बढ़त देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा लक्ष्य ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सीएलएसए ने दिया है 2900 रुपये का, करीब 2400 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ब्रोकरेज हाउस में मैक्वायरी ऐसे हैं जो सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 2700 रुपये का लक्ष्य दिया है। बाकी सभी ब्रोकरेज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय देने स्टॉक पर। अगला स्टॉक है टाइटन, जहाँ पर नतीजे आए थे और देखिए 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। इंटरेस्टिंगली किसी ने भी खरीदारी की राय नहीं दी है और सबका मानना है कि वैल्यूएशन इतने महंगे है कि यहाँ पर बढ़त आपको बहुत ही सीमित देखने को मिलेगी। सीएलएसए बिकवाली की राय दे रहे हैं 1370 के लक्ष्य के लिए, करीब 1500 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 1350 के लक्ष्य के लिए। सिटी और जेपी मॉर्गन इन्होंने थोड़ा सा जो है लक्ष्य करंट मार्केट प्राइस से ऊपर दिया, हालांकि जो रेटिंग है इन्होंने न्यूट्रल की दी है। सिटी 1660 का लक्ष्य दे रहे हैं, जेपी मॉर्गन 1665 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर सभी जो है ब्रोकरेज हाउस का ही नजर आ रहा है कि नतीजे अनुमान से काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और आगे सीमेंट के आउटलुक पर भी ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखें, 360 के लक्ष्य के लिए, 315 कल की क्लोजिंग है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है करीब 367 रुपीज के लक्ष्य के लिए और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 360 के लक्ष्य के लिए। अंत में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर देखिए डिसबर्समेंट और एसेट क्वालिटी दोनों में बढ़िया सुधार और ग्रोथ देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1400 कल की क्लोजिंग है। वहीं सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और इन्होंने तो लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 1450 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1700 कर दिया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1625 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो आपके लिए सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और वक्त है नतीजों पर फोकस करने का। वरिंदर रिजल्ट एक्सरे। गुड मॉर्निंग वरिंदर, शुरुआत करते हैं बड़ी कंपनियों के साथ। वायदा कारोबार की कंपनियां जिनके आए हैं रिजल्ट्स, अंबुजा, श्रीराम, एल&टी फाइनेंस। कल बाजार बंद होने के बाद काफी कंपनियों के नंबर्स हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब एफएनओ में आ चुका है और टाइटन तो निफ्टी का स्टॉक है ही। तो पहले दिग्गजों के बताएं कैसे रहे रिजल्ट्स। गुड मॉर्निंग सर, बहुत नतीजे थे। अंबुजा सीमेंट से चालू करते हैं सर। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको। 22-23% EBITDA एक्सपेक्टेड था, मार्जिन जो 27% आया है। बट सर, one simple point, I know it's a very cheap stock compared to other, Ultratechs of the world, but इसमें सर ना वॉल्यूम ना रियलाइजेशन, ये दोनों चीजें सुधरी नहीं है। आप क्वार्टर देखेंगे तो वॉल्यूम सिर्फ 3% क्वार्टर ऊपर गया है और रियलाइजेशन सिर्फ 1% ऊपर गया है। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, ये सिर्फ इसलिए दिख रही है बिकॉज इसमें पूरे का पूरा कॉस्ट कंट्रोल हुआ है। एक ब्लेंडेड कैश कॉस्ट होता है पर टन सर, वो 6% क्वार्टर कम है और फ्रेट कॉस्ट 7% कम है। So it depends on how investors want to watch it, but operationally strong number नहीं बोलूंगा मैं, ये सिर्फ खर्चे कम हुए इसलिए मार्जिन इतने ऊपर दिखे हैं, तो ये ध्यान रखिए। और ये स्ट्रीट पे नंबर था सर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट सर, आई विल से अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का रिजल्ट्स देखे हैं तो उसके आगे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं जो एनालिस्ट की, उसके हिसाब से इनलाइन नंबर्स आए हैं। एक ही चीज है सर, इसमें आपको दिखेगा कि इसमें देखेगा आपको कि एसेट क्वालिटी जो है, एसेट क्वालिटी ज्यादा सुधरी है, बट अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो इनलाइन रहे हैं। एनआईआई मेरे हिसाब से स्लाइट मिस था और रिपोर्टेड न्यूज भी डिक्लाइन किए क्वार्टर। सो एवरीवन इज सेइंग बहुत अच्छे नंबर है, बिकॉज आपको वाई एंड वाई तो ऑफ कोर्स दिखेंगे अच्छे नंबर्स। तो इसमें एसेट क्वालिटी का ज्यादा सुधार हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इन P&L में इट इज इन लाइन विद व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। L&T फाइनेंस सर, वीक सेट ऑफ नंबर्स। अगर आप देखेंगे तो डिसबर्सल 24% क्वार्टर कम हुआ है। उस तरीके से टाइटन इन लाइन है सर मेरे हिसाब से, बिकॉज इसका ऑलरेडी प्री क्वार्टर अपडेट आ जाता है सर। तो सबको मालूम था कि ज्वेलरी सेगमेंट बहुत अच्छा करेगा, जो अच्छा किया उसमें। EBITDA 800 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 800 करोड़ के आसपास आया है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, जो हमेशा से सबको पता है। सो मेरे हिसाब से इन लाइन था। एयू बैंक में आई वाज सरप्राइज टू सी द एसेट क्वालिटी सर। तो उसका स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़े जा रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। स्लिपेजेस बढ़ गया। GNPA 47% क्वार्टर ऊपर है।
जीएनपी रेशियो 3.7% से 4.2% है। और सर एक और चीज याद रखिए प्लीज सर, आज जो उज्जीवन के लिए वो जो आया है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग हैपनिंग इन कि शेयर होल्डर्स ने उनको अप्रूव नहीं किया समित घोष को, सो दैट मे ऑल्सो इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ अदर दीज एनबीएफसीज व्हिच आर देयर इन द मार्केट। ओके तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे और साथ ही कुछ और ट्रिगर्स भी। लेकिन आइए कुछ अच्छे रिजल्ट्स जहां पर नतीजे तो मजबूत हैं ही और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, आकर्षक है, जो आपके लिए निवेश का एक बढ़िया मौका दे सकते हैं। बताएं उन रिजल्ट्स के बारे में भी। सर मेरे हिसाब से कुछ कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए। हमने अंबुजा के बारे में बात की है, एवरीवन इज gung ho about अंबुजा। एक नंबर से और अभी आया, और ऑनेस्टली मैंने भी थोड़ा सा लेट देखा था, वो डालमिया भारत है। आई थिंक डालमिया भारत के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं सर। आई थिंक उनका एबिटा 32% बढ़ गया, हाईएस्ट एवर एबिटा मार्जिन थे 26.7%, एबिटा पर टर्न कुछ 1333 रुपए हो गया है। सो उन लोगों ने, अगर आप नंबर्स देखेंगे तो सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो सेल्स वॉल्यूम को 7% बढ़ा है उनका। तो आई थिंक numbers came good for Dalmia Bharat, keep that on your radar. Excite के नंबर बहुत अच्छे थे सर, ऑटोज में बाकी a lot of people are not expecting, और honestly Excite के Y तो अपने को अच्छे दिखेंगे। I was surprised to see जो EBITDA जंप आया Excite में quarter on quarter, तो quarter on quarter 23% higher EBITDA for Excite, और margins 10.5% से 12%। ये एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है सर, ऑलवेज अ चीप स्टॉक कंपेयर टू हमारा राजा बैटरीज। 18-17 टाइम में अभी भी ट्रेड कर रहा है, सो Excite पे नजर रखिए। मोतीलाल ओसवाल सर, आई थिंक ये पूरे जो सेगमेंट है ना, जो कि कैपिटल मार्केट्स फोकस्ड कंपनीज है, उसमें से एक ये स्टॉक है जिसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म की है। आप ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए, आप सीडीएसएल देख लीजिए, या कोई और ब्रोकिंग कंपनी देख लीजिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंबर बहुत अच्छे आए सर, आईसीआईसी डायरेक्ट के आईसीआईसी सिक्योरिटीज के नंबर बहुत अच्छे हैं, और मोतीलाल के नंबर हमें बहुत अच्छे दिखे इस बार। ब्रोकिंग रेवेन्यू सर 20% ऊपर था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 50% वाई ऑन वाई था। एसेट मैनेजमेंट 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर था, और 40% वाई ऑन वाई ऊपर था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स एक्सेप्शनल आइटम 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर था। इस बार सर पहली बार हुआ कि इनका जो बैलेंस शीट साइज है 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया, विच इज अ ग्रेट थिंग। इट इज द हाईएस्ट नेट वर्थ रिपोर्टेड बाय द कंपनी। सो मोतीलाल ओसवाल सस्ता, टिकाऊ और अभी तक चला स्टॉक नहीं है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सर स्टेडी एंड डूइंग वेरी वेल, सेल्स एबिटा 20% ऊपर, प्रॉफिट 30% ऊपर। इसमें सर जो मैं एक नंबर देखता हूं तो ये है कि जो इसका नॉन महिंद्रा, आई विल अगेन से नॉन महिंद्रा जो सप्लाई चेन बिजनेस है, दैट इज वेरी क्रिटिकल, वो बढ़ रहा है सर। दैट इज वेरी गुड, बिकॉज उसका जो नॉन महिंद्रा रेवेन्यू बढ़ रहा है जिसमें उसको मार्जिन ज्यादा होते हैं, दैट वाज अप 30% दिस टाइम, सो दैट इज अ गुड थिंग। रेन इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मार्जिन देखिए सर, क्वार्टर क्वार्टर 14% से 14.5% से 19%, और 15% वाई वाई अगर है तो रेन इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर आए थे। तो 3-4 कंपनीज हैं जिनको आप रडार पर रख सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, लेकिन कुछ कमजोर नतीजे भी हैं और वैल्यूएशंस भी महंगे, उनके बारे में बताएं वरिंदर। सर दो कंपनीज, इंडिया मार्ट क्लियरली आई थिंक इट वाज अ बिग मिस सर। आप सोचिए सर, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 26,500 करोड़ का मार्केट कैप, और इसका सेल्स है 670 करोड़। सो आप मार्केट कैप टू सेल्स ही देख लीजिए कितना महंगा स्टॉक है। और एनीवेज जो पीपल हु लव, दे लव दिस कंपनी, बट इस बार आई थिंक इट वाज अ मिस, क्लियर मिस। मार्जिन 50% से 47% रह गए हैं। प्रॉफिट सर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो 80 करोड़ से 56 करोड़ रह गया है, और सेल्स फ्लैट थी क्वार्टर क्वार्टर। सो कुछ भी ऐसा कुछ दमदार नहीं हुआ इस क्वार्टर में। आई थिंक इट वाज अ मिस, बिलो व्हाट पीपल ऑन द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग। एक एग्रोटेक फूड्स है सर, और एक एग्रोटेक फूड्स है, और एक और कंपनी है, बहुत लोग बात करते रहते हैं। आई थिंक उन लोगों ने नंबर्स कुछ अच्छे रिपोर्ट नहीं किए थे सर इस बार। एग्रोटेक फूड्स क्लियरली बिकॉज a very expensive stock, a lot of people love that stock कि हाँ भी उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, बट इस बार क्वार्टर क्वार्टर वाई दोनों जगह मिस था। और एक कंपनी से जिनका वीक रिजल्ट था पर वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो कोरोमंडल इंटरनेशनल। ऑनेस्टली इस बार जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में बहुत बड़ा ड्रैग हुआ है इसके लिए, एबिटा 33% नीचे आया है। अगर आप इसके न्यूट्रिएंट और अदर एलाइड बिजनेसेस देखिए तो उसका एबिट मार्जिन 430 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है न्यूट्रिएंट्स का, और अदर एलाइड एक्टिविटीज का 100 बेसिस पॉइंट। सो यू नो कोरोमंडल नॉट गुड रिजल्ट्स बट रीजनेबल वैल्यूएशंस। बट इंडिया मार्ट और इंडिया मार्ट निमेश हुआ, दूसरा एग्रोटेक हुआ, और एक सिग्निटी सर, सिग्निटी के बारे में बहुत लोग बात करते रहते हैं, बट इस बार नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आए थे। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। शुक्रिया आपका वरिंदर हमारे लिए ये विश्लेषण देने के लिए। आइए अब करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पिक ऑफ द सीरीज।
सबका स्वागत है आपका और नई सीरीज की हो रही है शुरुआत कमजोरी के साथ और ऐसी कमजोरी की शुरुआत में खरीदारी के आपके लिए बनेंगे बेहतरीन मौके भी। सिमी जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो पिक ऑफ द सीरीज होगा वो होगा वेदांता, जिसमें मुझे खरीदारी करने का सलाह देना है। 240 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मंथली चार्ट में जो टारगेट आ रहा है वो 280 का पहला टारगेट आ रहा है। 280 का पहला और 290 को 305 का इवेंचुअल टारगेट्स के लिए वेदांता को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके 294 300 ये बड़े टारगेट, 280 का छोटा टारगेट खरीदारी करने की राय वेदांता में आती हुई दिख रही है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है इस सीरीज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक मैंने चुना है वो एक काफ़ी बड़े बेरिश ट्रेंड में लॉक्ड इन रहा था, बट जिस तरीके से पिछले 10 दिन का यहाँ पर प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है एंड एक ब्रेकआउट की तैयारी ज़रूर होगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो स्टॉक का नाम है मारुति। जिस तरीके से ये सीक्वेंस है, 17 फरवरी के आसपास एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद एक क्लियर कट लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी। अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो पैटर्न के लिहाज से यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, जो लगभग उसका पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और पैटर्न के बेसिस पे एक ब्रेकआउट जल्दी आना चाहिए काउंटर में। एक्सपायरी के लिहाज से एक्सपेक्टेशन होगी कि 7000 के आसपास के स्विंग्स तो इमीडिएटली बनने चाहिए, जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एंड जिस तरीके से इसने एक सपोर्ट बनाया है 65-50 के आसपास, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर सपोर्ट ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन होना चाहिए। सो जल्द ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट और एक रिवर्सल की उम्मीद होगी। तो 7000 के लक्ष्य के लिए अक्यूमुलेट कीजिए मारुति को। ओके तो मारुति में खरीदारी करने की राय इस सीरीज के लिए आती हुई आपके हिसाब से। वागले साहब बताएं सर आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैंने एक स्टॉक चुना है जो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, ये थोड़ा सा इलिक्विड है ऐसे कही है, और नया एंट्रेंट है एफएनओ में, लेकिन स्टॉक दमदार है, पैटर्न अच्छा बना है, एक सपोर्ट पे आया है। स्टॉक है फाइजर, 5307 का बंद है। ये माहौल में आपको ये डेफिनेटली आधे % नीचे मिलेगा। तो और क्योंकि हमारे पास पूरा महीना है, आपको ये एक लॉट अगर आप लेके रखते हो तो एक 10,000 की रिस्क बनेगी। 5202 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो लगभग 70-80 रुपए की रिस्क बनेगी। और मेरा ये महीने का टारगेट 5700 के ऊपर का है, 5706। तो 10,000 का रिस्क, 40 से 50,000 का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप बनता है पूरे महीने के लिए। चलिए तो फाइजर में खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। इस स्टॉक पर रखिएगा फोकस इस सीरीज के लिए। आइए सब एस वाले, सिमी जी, सचिन जी, संदीप जी, अब शुभम जी भी एस में, तो साथ साथ में एस वाला पूरा काम निपटा लेते हैं। शुभम जी सुप्रभात, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो आज मेरा भी जो पिक है वो न्यू एंट्रेंट ही है एफएनओ का, और डॉक्टर लाल पैथलैब पे एक खरीदारी की राय है इस सीरीज के लिए। और अगर हम स्टॉक को देखें, पिछले कुछ समय से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब ये करेक्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से यहाँ पे एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिला है और कुछ समय से यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें अपसाइड पे आता हुआ दिखना चाहिए। तो इस सीरीज़ के लिए 3250 तक का टारगेट होगा डॉक्टर लाल पैथलैब पे, और एक स्टॉप लॉस हम 2750 पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। S4 सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ, तो सिद्धार्थ जी से भी पहले ले ली जाए पिक। और बंसल जी का नाम भले ही अल्फाबेट में पहले आता हो, एस से पहले आर आता है, लेकिन बंसल जी अब चूंकि एस से शुरुआत हो चुकी है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी बताएं सर अपना शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से एक दमदार ऑटो एंसिलरी कंपनी लाया हूं, और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ऑफ रोड टायर्स में ये लीडर है। ऑफ रोड यानी ट्रैक्टर्स के टायर्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के टायर्स। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से हमारे फार्म में ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, यूरोप में भी और इंडिया में भी, ऑफ रोड टायर्स की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ेगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए। टारगेट बहुत आसानी से सबको याद हुआ है, फिर से याद करा दूं, आजादी से एक कम 1946। ओके याद रह जाएगा सर 1946 का टारगेट। वैसे बाकी जो कंपनियां रोड वाले टायर बनाती है, अब मानसून आने की तैयारी में है,
अब मानसून में हमारी सड़कें वैसे ही ऑफ रोड टाइप की हो जाती है, तो बालकृष्णा के टायर वहाँ पे तो चलते नहीं होंगे, ऑफिशियली अलाउड नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ बालकृष्णा ऑफ रोड यानी कि जो सड़क के नीचे चलने वाले इस तरह के, वो कैसे क्या बोलते हैं उसको, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, इन्हीं के टायर बनाते हैं ना बालकृष्णा, क्यों सर सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल सर, अभी तो बालकृष्ण ने और एक सेगमेंट चालू किया है, टॉयज जो होते हैं ना बच्चों की, अच्छा। गाड़ियां वगैरह, स्कूटर, बाइक्स, उसके टायर्स भी बालकृष्ण बनाने लगे। हाँ, क्या बात है, वाह, वेरी गुड। तो चलिए ये है आपके लिए इस सीरीज का स्टॉक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। अब ऑडमैन आउट हमारे बंसल जी जो आर से हैं, राकेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका शेयर इस सीरीज के लिए, वही एनएमडीसी है कुछ और? नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल आपने अनिल जी ठीक पकड़ा। कल मैं बोल के गया था कि एनएमडीसी को रिपीट करूंगा, तो एनएमडीसी ही है पिक ऑफ द सीरीज। 146 146 का स्टॉप लॉस है, 175 175 का टारगेट है, और जब एक बार 163 क्रॉस करे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री प्राइस पे लेके आए। तो एनएमडीसी है पिक ऑफ द सीरीज। ओके, तो एनएमडीसी रहेगा आपके लिए पिक ऑफ द सीरीज, नजर रखें इस काउंटर पर। सिद्धार्थ जी, टाइटन इसके नतीजे आए और थोड़े मिले जुले रहे नतीजे, स्टॉक पर क्या राय रहेगी? क्योंकि एक तो अभी के लिए स्टोर्स बंद हैं और थोड़ी चिंता भी है बाजार की कि डिमांड थोड़ी समय के लिए म्यूटेड रह सकती है। टाइटन अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए सिद्धार्थ जी? देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अभी के टाइम में जान बचाए कि ज्वेलरी खरीदे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं मानता हूँ सब जान बचाएंगे और ज्वेलरी की डिमांड कम रहेगी तो ये म्यूटेड रहेंगे, और मुझे लगता है कंपनी पेरेंटेज बहुत दमदार है। अगर आपके पास है तो उतने बड़े कंसर्न नहीं है, बट हाँ समय ज्यादा लग सकता है। तो अगर आपको होल्डिंग रखनी है तो एटलीस्ट 6 से 12 महीने की होल्डिंग रखें, फ्रेश खरीदारी के लिए अभी ना करें। ओके, तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला है कि मैंने ज्वेलरी खरीदने से जान चली जाती है, तो जान बचाए ज्वेलरी खरीदने वाला फॉर्मूला कैसे फिट हुआ, मुझे बताइए। नहीं अनिल जी, कोविड के टाइम में लोग जान बचाए कि अभी ज्वेलरी खरीदने जाए। अच्छा, खरीदने जाए, मुझे लगा ज्वेलरी खरीदना मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा लगा आपकी बातों से, तो मैंने कहा चलो क्लियर कर लिया जाए। ओके, जान बचाने के लिए आप बाहर ना निकले, ये मैसेज है सिद्धार्थ जी का।